हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में अपना चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, ये सब हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल जो कि हेनरी फ्योल के हैं। इन्होंने हमें मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें से कि कुछ प्रिंसिपल्स हम आज पढ़ लेंगे क्योंकि शायद सारे प्रिंसिपल्स एक ही वीडियो में कवर ना हो पाए, बट फिर भी वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि जो हेनरी फ्योल हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बेटा कि डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है। जैसे आपको पता चल रहा है वर्क और डिवीजन यानी कि किसी भी काम को डिवाइड करना, लेकिन कैसे? ऐसा नहीं है कि कोई भी टास्क आपको दिया गया, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, और आपने उसको डिवाइड कर दिया। जैसे कि घर पे, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। घर पे आपकी मम्मा ने बोला आपको कि चलो डस्टिंग करो, तो आपने सोचा अच्छा डस्टिंग करूँ, तो अपने छोटे भाई बहनों को उसमें लगा दिया कि लो तुम करो। ये चीज़ गलत है, ऐसा डिवाइड नहीं करना है हमें वर्क को। लेकिन अब सपोज करो कि घर में कोई मैरिज है। अब मैरिज है घर में, तो हमारे फादर ही तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सारा काम फादर ही मैनेज कर लें। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम ये कह देंगे अच्छा मेरी सिस्टर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छा डेकोरेशन संभाल सकती हैं, या मेरे जो फूफा जी हैं वो उनको खाने में उनको बहुत शौक है और वो खाने की चीज़ों का अच्छा मैनेज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, उनको काम दे दिया कि कुछ काम यानी कि अपनी सिस्टर को दे दिया डेकोरेशन का, कुछ अपने फूफा जी को दे दिया। तो ये क्या हुआ, डिविजन ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक बंदा इतनी बड़ी मैरिज को मैनेज नहीं कर सकता। तो चलिए, ये तो एक हमारे घर के एग्जाम्पल्स हो गए, बट अगर हम ऑफिस पे आते हैं तो ऑफिस में भी एक ही पर्सन सारे कामों को नहीं कर सकता। कि आप सोचें कि मैं एक बंदा रख दूं और वो सारे काम कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो अगर करना चाहेगा भी तो उसका जो काम है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है ना? तो ये क्या चीज़ होती है, ये हमारा डिवीजन ऑफ वर्क होता है। जैसे आप अपने स्कूल में एग्जाम्पल ले लो। अब आपकी टीचर्स होती हैं, तो आपको अकाउंट्स दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, आपको इको दूसरा टीचर पढ़ाता है, फिजिक्स अलग टीचर पढ़ाता है, मैथ्स अलग टीचर पढ़ाता है, या बीएसटी अलग टीचर पढ़ाता है। अब ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स, इको और बीएसटी एक ही टीचर नहीं पढ़ा सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज वो कॉमर्स से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर आए हैं। बट अगर हमने सारी चीज़ें एक ही को पढ़ाने को दे दी, तो एक बोर्डम भी हो जाएगा आप लोगों का ना, कि अरे अब मैं बार बार इन्हीं मैम से पढ़ता रहूं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आएंगे तो आपको उनके डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए जो काम है वो डिवाइड किया जाता है, ताकि और स्पेशलाइजेशन दिया जाता है कि उनका जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है वो वही चीज़ बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया जाता है स्कूल्स में भी। तो ऐसे ही हमारे कामों में भी, जैसे हम अगर कहीं हमारा जो ऑफिस है हम उसमें कुछ वर्क कर रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन में ज़्यादा अच्छा है या जो पब्लिक से डील ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है, हम उसे एचआर मैनेजर बना देते हैं। या जो फिनेंस मैनेज करने में बहुत अच्छा है, हम उसे फिनेंस मैनेजर देते हैं। कोई सेल्स में बहुत अच्छा है, तो इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, डिविजन ऑफ वर्क। मतलब इसका आप ये समझो कि कभी भी एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, हमें कामों को डिवाइड करके ही हम कुछ काम अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज वो हमारा काम टोटली गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। व्हेन एम्प्लॉयज आर स्पेशलाइज्ड, आउटपुट कैन इंक्रीज बिकॉज दे बिकम इंक्रीजिंगली स्किल्ड एंड एफिशिएंट। अभी जैसे मैंने आपको टीचर का एग्जांपल दिया कि पढ़ाने का तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं, बट जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन है उनको दिया जाता है आपका वो सब्जेक्ट, ताकि आप उनसे उनका बेस्ट ले पाएं। ठीक, तो ये चीज़ हो गया कि जो स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज होती हैं उन्हीं को हम लोग उस काम को करने के लिए देते हैं। ठीक, अब हमारा सेकंड आता है अथॉरिटी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई अथॉरिटी माने क्या होता है। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों ना साथ साथ चलते हैं। अथॉरिटी क्या हुआ, अब मान लीजिए कि आपको कोई काम करवाना है और हमने आपको कह दिया कि भाई आपकी ये अथॉरिटी है, आप ये काम करो। बट आपको अथॉरिटी तो मिल गई, लेकिन अब अथॉरिटी ज़्यादा मिल गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम, तो भी गड़बड़ है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, तो भी गड़बड़ है। जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई हमने अपने मैनेजर को बोला कि इतनी शर्ट्स आज तैयार हो जानी चाहिए हमारी फैक्ट्री में। ठीक है भाई, इतनी शर्ट तैयार हो जाएंगी, बट आप चले गए उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, और आपने उसको एक कीज दी नहीं है, एक अथॉरिटी दी नहीं कि भाई अगर कच्चा माल खत्म हो जाए तो तुम वहां से निकाल लेना, वेयर हाउस में से उठा लेना। आपने वो उसे कहा नहीं, तो क्या हुआ, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि आपने उसको उस चीज को करने की अथॉरिटी नहीं दी है।
ठीक है। ऐसे ही कोई सेल पर्सन है कि आपने उसे कहा कि चलो तुम्हें ना ये सेल करना है और आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। अब आपने उसको सेल करने के लिए दे दिया और उसने अच्छा सेल भी किया, बट आपने उसको इतनी अथॉरिटी नहीं दी कि वो अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट भी दे सके। तो क्या होगा कि वो कम मार्केट अचीव कर पाएगा, है ना। तो ये क्या चीज़ होती है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दें, अथॉरिटी कम दें, या अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दें, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। दोनों को उस हिसाब से देना चाहिए। या ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपने तो किसी को अथॉरिटी दे दी और भाई अब तो वो हुक्म चलाने लग गया दूसरी पर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपने फ्रेंड से तो वो काम करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, और बाकी जिनसे दुश्मनी है उनसे खूब काम करवा रहा है, वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हमें उस चीज़ को देखकर डेलीगेट करना चाहिए, देखकर वो चीज़ देनी चाहिए कि कोई भी मिसयूज भी ना करे उस चीज़ का, ठीक। तो अब हमसे पढ़ते हैं, मैनेजर्स मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स। मैनेजर्स को अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्डर करे, बट दे मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड दैट विथ अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अथॉरिटी होती है तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ठीक है। अब आप मैनेजर को अथॉरिटी दोगे जब तो वो कुछ काम करवा पाएगा ना अपने सबऑर्डिनेट से, अदरवाइज वो कैसे करवा पाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन क्या होता है? अब डिसिप्लिन तो आप सबको पता होगा, जैसे सपोज करिए डिसिप्लिन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिकली। बट अब ये कहाँ गड़बड़ करते हैं? जैसे सपोज करो कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला भाई दिवाली का टाइम है, अगर आपने इतना माल इतनी जल्दी बना दिया तो मैं आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दूंगा, जो सैलरी है वो तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दूंगा। तो भाई सारे एम्प्लॉयज़ बड़े खुश हो गए, वो मोटिवेट हो गए और उन्होंने खूब मन लगा के काम करा और अपना वो जो टारगेट उन्होंने दिया था, जो गोल दिया था, वो अचीव कर लिया। बट लास्ट में क्या हुआ कि भाई वो जब काम सब कुछ हो गया, पैसे वैसे आ गए और जो बॉस था वो इंसेंटिव देना भूल गया, तो उससे क्या होगा? उससे उन लोगों का मनोबल टूट जाएगा कि लो हमने तो इतना काम भी करा और जो इन्होंने प्रॉमिस किया था हमें दिया भी नहीं। तो क्या होगा? उससे इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा, है ना। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो ये इनडिसिप्लिन डिसिप्लिन यही होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ करें उस चीज़ को प्रॉपर मेंटेन भी करके चलें। जैसे डिसिप्लिन मस्ट बी अपहेल्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस बट मेथड्स फॉर डूइंग सो कैन वेरी। मतलब होता है बट उसके जो मेथड्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है भाई? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है, सपोज करो कि एक कोई अच्छा एम्प्लॉय है, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब उसके सिर पे सिर्फ एक बॉस है, वो उसने उसे बताया, काम दिया और उसने बहुत अच्छी तरह से कर दिया, उसकी बहुत वाहवाही हुई कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम करा, क्योंकि उसको एक बॉस जो है कमांड कर रहा है। बट अब उसने क्या सोचा, वो दूसरी कंपनी में चला गया, वहाँ भाई वो 4 भाइयों की कंपनी थी। तो जब वो काम करता तो कभी कोई सा भाई आके उसे ऑर्डर करता, कभी कोई भाई कह रही ये क्या काम कर रहे हो, छोड़ो पहले मेरा काम करो। फिर तीसरा भाई आता, अरे नहीं ये काम नहीं, पहले मेरा काम होना चाहिए। तो उससे क्या हुआ, वो बंदा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अब उसको 4 बॉस हो गए ऑर्डर देने वाले। तो उससे क्या हुआ कि वो कोई किसी का भी काम ठीक से नहीं कर पाया। होता है ना, मान लो हमारे यहाँ पे पियोन है, अब वो तो किसी काम से जा रहा है, हमने उसे बीच में रोक दिया कि रुको रुको, चलो ये डायरेक्ट पहले रजिस्टर वहाँ पहुँचा दो, बाद में जाना। तो क्या होगा, वो गड़बड़ कर देगा ना काम में। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक ही बंदा हमें कमांड दे, सो दैट हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो कंफ्यूज ना हो और प्रॉपर काम कर सके। क्लियर? एम्प्लॉयज शुड हैव ओनली 1 डायरेक्ट सुपरवाइजर, ठीक है, कि एक ही बंदा होना चाहिए, ये नहीं कि 4, क्योंकि चलो कुछ लोगों में ऐसी क्वालिटी हो सकती है कि वो 4 बॉस का ऑर्डर झेल ले, लेकिन हर कोई तो इतना एफिशिएंट नहीं हो सकता ना। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा मेन प्रिंसिपल है। अब हम 5th प्रिंसिपल पर आते हैं, जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? दोनों में कंफ्यूज मत होना। ऊपर वाले में तो क्या है कि भाई कमांड देने के लिए एक ही पर्सन होना चाहिए, और नीचे वाले में क्या है कि अब जो कमांड एक मैनेजर दे रहा है तो ऐसा ना हो उसे रोज रोज नए आइडियाज आ रहे हो कि सुबह तो वो कुछ बता कर गया, शाम तक अरे छोड़ो ये काम नहीं करो, अब मेरे को ये आइडिया आ गया, अब तुम लोग ये करो। तो इससे भी क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब 1 हेड एंड 1 प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी काम में लग गए सब, फिर उन्हें याद आया हमारे बॉस को कि अरे ये काम तो ऐसे नहीं ऐसे होना था। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज वो सोचेंगे ओहो इनका तो कुछ भरोसा ही नहीं है कि ये क्या काम कह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है साथ साथ। क्लियर? तो इसे पढ़ते हैं हम, टीम्स विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ 1 मैनेजर यूजिंग 1 प्लान। मतलब एक मैनेजर और एक ही प्लान होना चाहिए, उसके प्लान्स चेंज नहीं होते रहने चाहिए बार बार।
दिस विल इंश्योर दैट एक्शन इज प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। जैसे मैंने अभी बताया ना, वन हेड वन प्लान, तो ऐसी वन मैनेजर का एक ही प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि उसके रोज प्लान्स चेंज हो रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो काम करने में, भाई किसकी माने क्या माने। कि आप लोग भी सोचो कि भाई पहले खुद तो क्लियर हो जाए, जब हमें ऑर्डर कर लेना कि हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए हमारे पास डायरेक्शन एक ही होना चाहिए और जिसे हम अच्छी तरह से सक्सेसफुली उस चीज को कंप्लीट करें। तो हमने अपनी इस वीडियो में हेनरी फ्योल के 5 प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं। बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इसको नोट करो और जो मैंने आपको बताया है, खाली ये 2 लाइन्स या 1 लाइन लिखकर ही मत रह जाओ अपने नोट्स में, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके अपनी लैंग्वेज में लिखो जो मैंने आपको समझाया है। क्लियर? तो इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसको आप इतना ही रखिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच।